Hello everyone, this PPT deals with social science. The book is History of Class 10th and chapter is 2, that is Nationalism in India, means भारत में राष्ट्रवाद. This is the second part of this chapter, and in this chapter we will discuss many things one by one. This PPT is bilingual, दोनों भाषाओं में इसको बनाया गया है और इसका उद्देश्य है ताकि अधिक से अधिक लर्नर्स इसका फ़ायदा उठा सकें. इस PPT के निम्नलिखित उद्देश्य हैं. नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को समझना. नंबर 2, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को समझना. ये दोनों आंदोलन साथ साथ चले थे, तो इनका महत्व क्या था और ये आंदोलन क्यों हुए, इस बात को समझना. तीसरा उद्देश्य है विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए स्वराज के मतलब अलग अलग थे और उन मतलबों को समझना, उन अर्थों को समझना. The objectives of this PPT are understanding role of Mahatma Gandhi in national movement, understanding the Khilafat and non-cooperation movement, and third one is understanding different meanings of Swaraj, that is the freedom to different social groups. से पहली PPT वीडियो में हमने खिलाफत आंदोलन से पहले की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में बताया था, डिस्कस किया था. अब इस वीडियो में महात्मा गांधी की भूमिका को मुख्य रूप से उद्धृत किया जाएगा, उसी को इसको में सेंटर बनाया जाएगा. दूसरा उद्देश्य है इसका खिलाफत और असहयोग आंदोलन को समझना. अंडरस्टैंडिंग द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, that is known as NCM in short. Third objective of this PPT video is understanding different meanings of Swaraj, that is freedom. Swaraj is Hindi word and in English we call Swaraj freedom to different social groups. मतलब विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था, उस अर्थ को समझना. क्योंकि स्वराज का मतलब स्वराज ही नहीं होता, आज़ादी ही नहीं होता. कुछ लोगों के लिए इसके अलग अलग मतलब थे, अलग अलग मायने थे. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन. खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. दिस मूवमेंट was started in 1921. इससे पहले की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे, क्यों खिलाफत आंदोलन चलाना पड़ा, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा. ये एक संयुक्त आंदोलन था. खिलाफत आंदोलन के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया गया. तो ये वह समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्किश एम्पायर की डिफीट हुई थी. ऑटोमन तुर्की साम्राज्य की हार के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और एक ऐसी अफवाह वहां फैल गई थी पूरे इस्लामिक कंट्रीज में, और जो मुस्लिम लोग थे उनमें ये एक रूमर फैल गया था, एक स्पेकुलेशन फैल गई थी कि जो खलीफा है उसके साथ बहुत ज्यादती की जाएगी, तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा
फाइन लगाया जाएगा और खलीफा को अपमानित किया जाएगा। तो इस तरह से इस अफवाह के चलते भारत में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का विरोध होना शुरू हो गया था। इसके लिए खिलाफत कमेटी का गठन हुआ बॉम्बे में 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति बनी और इस समिति को बनाने का श्रेय अली ब्रदर्स को जाता है। अली बंधु, ये दो अली बंधु जो थे, लियाकत अली और शौकत अली थे। इन दोनों ने अन्य लोगों की सहायता से एक खिलाफत कमेटी का गठन किया। एक नंबर का प्रश्न आता है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ, 1919 में हुआ, कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ, किसने किया? अली ब्रदर्स ने किया और उसमें और दूसरे नेता भी शामिल थे। इसके साथ ही अली ब्रदर्स ने, इन दो अली भाइयों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव था एकजुट संघर्ष का, संयुक्त संघर्ष का। अली ब्रदर्स प्रपोजल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल एंड गांधी गिव्स हिज कंसेंट। गांधी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं। ये क्यों जरूरी था? संयुक्त संघर्ष क्यों जरूरी था? इसके पीछे गांधी जी की भी अपनी एक सोच थी। गांधी जी चाहते थे कि इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को एक बड़े दायरे पर फैलाया जाए और ये बड़े दायरे पर तभी फैल सकता है जब इसे संयुक्त रूप से लड़ा जाएगा और इसमें सभी समूहों की भागीदारी होगी। इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की भी भागीदारी होगी, तभी हम ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को अपने मांगों को स्वीकार करने के लिए विवश कर सकते हैं। ऐसा गांधी जी का मानना था और इसीलिए महात्मा गांधी अली ब्रदर्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो एकजुट संघर्ष करने का निर्णय लेते हैं। यह एकजुट संघर्ष ही खिलाफत और असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई असहयोग आंदोलन क्यों? वाई नॉन कोऑपरेशन? एक टॉपिक है ये एनसीईआरटी की बुक में कि वाई असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग क्यों? तो असहयोग जो शब्द है ये गांधी जी का ही एक कॉन्सेप्ट था और ये उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। 1909 में गांधी जी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था हिंद स्वराज और हिंद स्वराज में वो अपना एक विचार देते हैं और वो विचार था असहयोग का विचार। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग अस with our cooperation and when we will not cooperate them and we will refuse to cooperate the British government, the entire British government would collapse. This was the thought of Mahatma Gandhi. ये महात्मा गांधी का विचार था जो उन्होंने 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं और जिस दिन भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया तो ये ब्रिटिश शासन स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, फिर वो शासन नहीं कर पाएंगे।
तो हमारे सहयोग की वजह से ये शासन कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें मजबूर किया जाए अपनी बात मानने के लिए। और हम मजबूर तभी कर सकते हैं जब हम इनको सहयोग करने से मना कर दें। तो ये महात्मा गांधी की थ्योरी थी जो उन्होंने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक 1909 में लिखी थी। एक नंबर का प्रश्न यहाँ भी आता है कि महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम लिखो, हिंद स्वराज। ये भी आता है हिंद स्वराज किसने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी। हिंद स्वराज कब लिखी गई, 1909 में लिखी गई। ये 1909 वह दौर था, वह समय था जब देश में स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन उस वक्त चल रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी का देश की राजनीति में या देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी। और उस आंदोलन को का नेतृत्व कर रहे थे लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। लेकिन अब हम काफी आगे बढ़ चुके थे और 1920 का ये वर्ष था और इस 1920 के वर्ष में नई समस्याएं थीं और फिर उन समस्याओं को नए ढंग से हैंडल करने की आवश्यकता थी, नए ढंग से उन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता थी। अब महात्मा गांधी का जो सोच थी कि इस आंदोलन को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने अली भाइयों के एकजुट संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का विचार व्यक्त किया। इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, या जो आईएनसी लिखा हुआ है, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एनसीएम का विरोध, समर्थन भी था और उसका विरोध भी था। एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे कि हमने इसके उद्देश्यों में इस टर्म को बताया है। So there was support as well as opposition of national non-cooperation movement within the Congress party. इसका विरोध करने वाले ये चाहते थे कि हमें आवश्यकता नहीं है सरकार से इस तरह के पंगे लेने की और सरकार का इस तरह से विरोध करने की। हम सरकार से असहयोग के जरिए नहीं बल्कि सरकार के साथ सहयोग करके ही कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और ये उस समय ही 1919 एक्ट पास हुआ था। 1919 में ही एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था जो हमने पीछे दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। 1919 में ही एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रांतों के लिए, प्रांतीय सभाओं के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए चुनाव करवाने का वादा किया था। और कुछ कांग्रेस के नेता इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनका मानना था कि हम चुनाव में भाग लेकर के ही जो है अंग्रेजों से कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सत्ता में पहुंच जाएंगे, पावर में पहुंच जाएंगे और सत्ता में पहुंचकर हम अंग्रेजों से कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा इस एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विरोधियों का मानना था। लेकिन नागपुर सेशन होता है दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर में एक सत्र, एक सेशन, एक बैठक होती है और उस बैठक में कंसेंसस बन जाती है, एक आम सहमति बन जाती है
और आम सहमति बनती है कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहिए। मतलब जो विरोध था वो विरोध दब जाता है और अब यहाँ नागपुर में दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने पर कांग्रेस में लगभग सहमति बन जाती है। कांग्रेस में निर्णय लिया जाता है कि हमें असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए, महात्मा गांधी की बात सही है और हमें इनकी बात का अनुसरण करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही 1921 जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चलेगा, साथ साथ दोनों आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। इस असहयोग आंदोलन, प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, इसका एजेंडा क्या था, इसमें कौन सी एक्टिविटीज या गतिविधियों को शामिल किया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है। कई बार असहयोग आंदोलन पर नोट लिखें या असहयोग आंदोलन का वर्णन करो, तो जब आप वर्णन करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, उसके शुरू होने के कारण और उसके प्रोग्राम, उसके एजेंडा, उसकी एक्टिविटीज, वो सब हमें उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि एनसीएम बिगेन इन जनवरी 1921 एंड इट्स प्रोग्राम और एजेंडा or activities included surrender of titles, boycott, burning of foreign clothes or foreign goods, picketing of liquor shops and non-cooperation, including this touring countryside by Mahatma Gandhi and Shaukat Ali। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की गतिविधियों में शामिल थे टाइटल्स को वापस करना, सरेंडर कर देना उनको। सरकार ने कुछ टाइटल्स भारतीयों को दिए हुए थे, जैसे किसी को राव की, किसी को केसरी का समाधान टाइटल दिया हुआ था, तो किसी को सर का टाइटल दिया हुआ था। तो ये जो टाइटल्स थे ये कुछ लोगों को मिलते थे। तो जिनको ये टाइटल मिले हुए थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की और भागीदारी करने के साथ ही उन्होंने अपने टाइटल सरकार को वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत नहीं है आपके शीर्षक की, आपके टाइटल्स की। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर बॉयकॉट किया गया। बॉयकॉट का मतलब है कि जो भी सरकारी संस्थाएं थीं, उनमें स्कूल शामिल थे, उनमें कॉलेजेस शामिल थे, उनमें कोर्ट शामिल थे, दूसरे भी तहसील और दूसरे और सरकारी संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर, उन सब का बहिष्कार किया गया। They were all boycotted। सब का बायकॉट किया गया कि हम किसी भी संस्थान में नहीं जाएंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य ही नॉन कॉपरेशन था। और बायकॉट अपने आप में एक अलग से भी क्वेश्चन 2 नंबर का था, व्हाट डज बायकॉट मीन, व्हाट इज बायकॉट। ठीक है, तो बायकॉट का अर्थ है, इसको हिंदी में हम बहिष्कार कहते हैं। बहिष्कार विरोध का एक माध्यम है, विरोध का एक मेथड है, एक तरीका है, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति या शासन के साथ अपने संबंध खत्म कर देते हैं।
उसके साथ बातचीत बंद कर देते हैं और उसका एक तरह से पूरी तरह से बहिष्कार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज द रिफ्यूजल ऑफ डीलिंग, रिफ्यूजल ऑफ मेकिंग रिलेशंस। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी सामान, विदेशी फर्नीचर, जो भी इंपोर्टेड आइटम्स थे, चाहे वो कपड़े थे या फर्नीचर था या फिर और कोई दूसरे वस्तुएं थी, उनके ढेर लगाए गए, इकट्ठे करके खुली जगह में उन्हें आग के हवाले किया गया। खास तौर से जो ब्रिटिश आर्टिकल्स थे या ब्रिटिश जो सामान था, जो ब्रिटेन में बन के आया था, ऐसे सभी सामान को जलाया गया, उसकी होली जलाई गई। इसके अतिरिक्त इसमें जो महत्वपूर्ण और गतिविधि थी वह थी पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स। पिकेटिंग अलग से भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। व्हाट डज पिकेटिंग मीन? पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो पिकेटिंग का एक अर्थ है एक तरह से धरना या फिर घेराव। जैसे किसी दुकान या किसी दफ्तर या किसी कारखाना या फैक्ट्री के रास्ते को रोक देना और उसके एंट्री पॉइंट को रोक देना, ताकि कोई व्यक्ति ना अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके, इसको हम पिकेटिंग कहते हैं। जिसे एक तरह से हम घेराव भी कह देते हैं, है ना, कि रास्ते को घेर लेते हैं, रास्ते को रोक देते हैं। तो पिकेटिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोटेस्ट ऑल्सो in which the entry of any shop or factory or office is blocked. पिकेटिंग एक ऐसा विरोध का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी दुकान या किसी दफ्तर या किसी कारखाने या फैक्ट्री के रास्ते को रोक देते हैं और किसी को अंदर और बाहर नहीं जाने देते। तो ये एक विरोध का तरीका है। तो पिकेटिंग का भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। शराब की दुकानों के ऊपर, खास तौर से शराब की दुकानों के सामने महिलाएं जाकर के बैठ गईं, उनके रास्ते रोक दिए और किसी को ना अंदर आने दिया ना बाहर जाने दिया। और नॉन कोऑपरेशन, जो जिसके ऊपर ये पूरा आंदोलन बेस्ड था, असहयोग, कि सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे, सरकार प्रशासन चलाए, हमें उससे को मतलब, लेकिन बट वी विल नॉट कोऑपरेट विद गवर्नमेंट। ये एक इसमें एक मेथड था, एक एक्टिविटी थी जो इस आंदोलन के तहत की गई। इसके साथ साथ महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और इस आंदोलन में भागीदार बनने के लिए, इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें मनाया और उनसे गुजारिश की कि भाई आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं और ये आंदोलन मजबूत होगा, तभी हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकते। के लिए इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें मनाया और उनसे गुजारिश की कि भाई आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं और ये आंदोलन मजबूत होगा, तभी हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं और अपने देश के अंदर हम स्वतंत्रता या स्वराज ला सकते हैं। तो ये सब इसके अंदर, इस आंदोलन के तहत ये गतिविधियां की गई। इसके बाद अगला जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का, वह है स्वराज के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ। स्वराज मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, बट हाउ, कैसे? स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। स्वराज का मतलब सबके लिए सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था। स्वराज का मतलब तो सिंपल अर्थ है, स्व मतलब अपना, सेल्फ, और राज मतलब गवर्नमेंट, और सेल्फ रूल स्वयं कह सकते हैं।
तो सबके लिए सेल्फ रूल नहीं था स्वराज का मतलब। स्वराज का मतलब अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग था। अब ये अलग अलग समूह कौन थे? वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, but they had their own specific aspirations. They had their own specific understanding of Swaraj. They had their own specific goals which they wanted to achieve. खिलाफत या NCM, जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन कहते हैं, में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया। अब यहाँ विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं, इसमें जाति, धर्म, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। समूह, लोगों के समूह सामाजिक समूह ही तो कहलाते हैं। तो ये सामाजिक समूह, इसमें धर्म के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे लोग, विभिन्न जातियों के लोग इसमें शामिल थे। इसमें मजदूर भी शामिल थे, इसमें किसान भी शामिल थे, वो अपने आप में एक अलग समूह है। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, इसके अंदर वर्कर्स भी शामिल थे, इसमें बड़े किसान भी शामिल थे, जमींदार भी शामिल थे, ठीक है। इसमें ट्राइब्स भी शामिल थे, जनजाति, इसमें दलित भी शामिल थे, शेड्यूल कास्ट। लेकिन इन सबके अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी, अपने अलग अलग एस्पिरेशंस थे, उनके अलग अलग लक्ष्य थे। स्वराज का उनके लिए अलग अलग अर्थ था। उन सब के लिए स्वराज का मतलब अपना राज नहीं था, भारतीयों का शासन नहीं था, फ्रीडम नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। All groups responded to the call of movement for Swaraj that meant differently to them. सभी समूहों ने स्वराज के लिए आंदोलन के आह्वान का जवाब दिया, मतलब उस कॉल को उन्होंने अटेंड किया, उस महात्मा गांधी की आह्वान को सुना और महात्मा गांधी का साथ दिया, उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। लेकिन उस स्वराज का उनके लिए अलग अलग मतलब था। स्वराज का मतलब सबके लिए आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, सही मायनों में स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, देश की आजादी उनके लिए स्वराज का मतलब नहीं था। अब इस टॉपिक को हम 3 अलग अलग सब टॉपिक्स में या सब टाइटल्स के साथ डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भी किस तरह से ये आंदोलन जो है आगे बढ़ता है। और इसके साथ ही इसमें असहयोग आंदोलन के फैलने का भी हम इसमें जो है चर्चा होगी। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस होता है कि द मूवमेंट्स इन द टाउन्स, कस्बों में आंदोलन कैसा रहा और कस्बों के लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी किस ढंग से निभाई, कैसे निभाई। तो इसका सीधा सिंपल उत्तर है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। शहरों में मिडिल क्लास के लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने इसमें अपनी बहुत जबरदस्त भागीदारी की, एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन उन्होंने दिया। इसके अंदर मिडिल क्लास लोगों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके समर्थन और उनकी भागीदारी के साथ ही यह आंदोलन शुरू हुआ। अब फिर इसके अंदर मिडिल क्लास में जो लोग थे, वही मिडिल क्लास में जो आपका अपना मध्यम वर्ग होता है, जिसमें खासतौर से प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जिसमें टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लेखक, है ना, जो बहुत इस तरह के मध्यम वर्ग में प्रोफेशनल्स लोग खासतौर से इस आंदोलन के साथ जुड़े। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी इसके साथ जुड़े, ऑफिसर्स
और कर्मचारी भी इसके साथ जुड़े और उन्होंने इस आंदोलन में भी वही सब एक्टिविटीज़ की जिसका पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब इसमें बायकॉट किया गया, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स एंड काउंसिल इलेक्शंस इन प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली पीछे कि जब हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या प्रोग्राम थे, उसके एजेंडा क्या था, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी। इसमें एक जो नई चीज़ है वो है बायकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस इन ऑल प्रोविंसेस, ऑलमोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस को छोड़ करके, मद्रास उस समय अपने एक प्रोविंस था और उस समय 8 प्रोविंस हुआ करते थे, तो मद्रास प्रोविंस में, मद्रास प्रांत में काउंसिल इलेक्शंस का बहिष्कार नहीं किया गया और वहां पर जस्टिस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव में भाग लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। जस्टिस पार्टी के जो नेता थे, सर्वेसर्वा थे, वो थे ईवी रामास्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो पेरियार वाज लीडिंग एन एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। वो एक गैर ब्राह्मण आंदोलन चला रहे थे वहां, और पेरियार का मतलब था कि इन ब्राह्मणों की वजह से ही जो दूसरे लोग हैं, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं या जो गैर ब्राह्मण हैं, वो शासन से दूर हैं, सुविधाओं से दूर हैं, साधनों से वंचित हैं। तो फिर हम इनकी बात क्यों माने? हम इन चुनावों में भाग लेंगे और शासन में भागीदारी करेंगे। जब हमारी अपनी सरकार बन जाएगी, हम विधानसभाओं में पहुंच जाएंगे, तो फिर अपने हित में कानून बनाएंगे और अपने जिन संसाधनों से हम वंचित हैं, जिन अधिकारों से हम वंचित हैं, वो अधिकार अपने लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा पेरियार का मानना था। इसीलिए उन्होंने मद्रास प्रोविंस में चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि उस समय एनसीएम का एक तरह से या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विरोध था। इसके साथ ही पिकेटिंग ऑफ लीकर्स की हम बात कर चुके। महिलाओं ने कुछ शराब की दुकानों के सामने आकर के बैठ गईं और रास्ता रोक दिया ताकि कोई बाहर से और अंदर ना आ सके, ना अंदर से कोई बाहर जा सके। इसके अलावा अब प्रश्न उठता है कि भाई इस एनसीएम के या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, क्योंकि अब देखिए पूरा एक तरह से चक्का जाम हो गया एकदम से पूरा। हम ये कह सकते हैं कि लोग तो रास्ते में थे, लोग तो सड़कों पर थे, लोग तो बाहर थे, लेकिन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गईं। व्यापारियों ने व्यापार करना बंद कर दिया, उत्पादकों ने उत्पादन करना बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, मजदूर जो है वो सड़क पे आ गए, वो आंदोलन में शामिल थे, किसानों ने उत्पादन करना बंद कर दिया। तो इन सब से देश का जो आर्थिक पहिया था वो रुक गया। जैसे अब वर्तमान में कोरोना की वजह से पूरे देश का आर्थिक पहिया जाम है, बिकॉज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट हेल्ड, उन्हें सब को रोक दिया गया है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब देश में नहीं हो रही है। उस समय भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़े। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनसीएम ऑन इकोनॉमी। वो एडवर्स या बुरे प्रभाव क्या थे, प्रतिकूल प्रभाव क्या थे? प्रतिकूल प्रभाव ये थे कि जब व्यापार नहीं होगा, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? बाहर का जो सामान था, इंपोर्ट था, वो इंपोर्ट के ऊपर इसका खास ज़्यादा असर पड़ा। इंपोर्ट होता आयात।
बाहर से आने वाले कपड़े की जो एक तरह से जो देश के अंदर आमद थी वो आमद रुक गई। 1921-22 में यह बहुत नीचे स्तर पर जाके गिर गई और इस इंपोर्ट का, इस कपड़े के आयात का जो मूल्य था रुपयों में, मुद्रा में, वो लगभग आधा गिर गया, 102 से 57 पे आ गया, है ना। 102 करोड़ से कुल 57 करोड़ पे आ गया। इसके साथ ही बट एनसीएम इसके साथ ही जो आंदोलन था फिर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। कमजोर पड़ने के कई कारण थे और जिनमें से एक बड़ा कारण इकोनॉमी था, क्योंकि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी वो रुक गई थी, आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के घर में जो कैश था वो खत्म हो गया था, है ना, और अब उन्हें पैसे की जरूरत थी, धन की जरूरत थी। तो अब वो लोग क्या करें। इसके साथ ही जब कपड़े की, इंपोर्टेड कपड़े पर लोगों ने खरीदने से मना कर दिया या उस पर एक तरह से बैन लग गया कि भाई हम कोई भी नहीं खरीदेगा विदेशी कपड़ा, तो फिर उसका हम सही तरह से यहाँ पर उसका एक अल्टरनेटिव नहीं दे पाए, उसका एक विकल्प नहीं दे पाए। देसी जो कपड़ा था, हमारे जो देश में जो कपड़ा बनता था, उसके रेट महंगे हो गए, उसके दाम महंगे हो गए। इसके साथ ही एक कारण तो ये था। दूसरा कारण, बड़ा कारण इस आंदोलन के स्लो होने के या इस आंदोलन के धीरे धीरे समाप्त होने के, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, बायकाट किया था। बायकाट किसका? गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का, कोर्ट्स का, है ना। लेकिन ये बायकाट लंबे समय तक नहीं चल सकता था। कुछ समय के लिए हो सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसके लिए हमें जरूरत थी विकल्पों की। अगर हम सरकारी स्कूल में जाना बंद कर देंगे तो बच्चों की पढ़ाई तो बर्बाद हो जाएगी, बच्चों का तो वो समय बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ अलग से विकल्प तलाशने पड़ेंगे ना, उसके लिए हमें अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो हम वो व्यवस्था कर नहीं सके, हम वो विकल्प दे नहीं सके। अपने देश के अंदर कोई अपने देसी स्कूल या कॉलेज नहीं खोल पाए। अब धीरे धीरे लोग जो है उन स्कूलों की तरफ जाने लगे, कॉलेजों की तरफ जाने लगे विद्यार्थी हैं। अब टीचर्स भी जो है कितने दिन तक घर बैठे रहेंगे और कितने दिन तक जो है वो घर में बैठ के अपना काम चलाएंगे। फिर उन्होंने भी अपना जाना शुरू कर दिया स्कूल कॉलेज में। इस तरह से धीरे धीरे वही हाल मजदूरों का था कि मजदूर भी कितने समय तक अपने घर बैठे रहेंगे। तो उन्होंने भी अब वहाँ फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो अलग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द कॉजेस और रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो डाउन ऑफ एनसीएम, या असहयोग आंदोलन के धीमा होने के क्या कारण थे। तो धीमा होने के कारण तो यही थे, नंबर 1, आंदोलन लंबा चला और उस आंदोलन लंबे चलने की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुक गईं और आर्थिक गतिविधियों के रुकने से लोगों को किल्लतें महसूस हुई, परेशानियां महसूस हुई। उसके साथ ही हम कोई विकल्प नहीं तलाश सके अंग्रेजी स्कूलों का, अंग्रेजी कार्यालयों का, और लोगों ने फिर धीरे धीरे उनमें जाना शुरू कर दिया। अब इसमें दूसरा जो इसका सब टाइटल है कि भाई ये तो था शहरों के अंदर मूवमेंट, शहरों के अंदर असहयोग आंदोलन की स्थिति। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है वो है रेबेलियन इन द कंट्री साइड
मीन्स विलेजेस, ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह, रेवेलियन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो असहयोग आंदोलन ना केवल शहरों में ही चल रहा था, बल्कि अब इस आंदोलन के आग की चिंगारियां गांवों तक भी पहुंच गई। मतलब ये आंदोलन अब गांवों में भी पहुंच गया और गांवों में भी इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। खास तौर से गांवों में तो किसान ही होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। पीजेंट्स ने इस आंदोलन में भाग लिया। ट्राइब्स भी जो होते हैं, जनजाति के लोग, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। तो उस आंदोलन से जुड़े हुए इसमें दो प्रसंग आते हैं। एक बाबा रामचंद्र का, जो कि एक गिरमिटिया मजदूर था, इंडेंचर्ड लेबरर था, जो पहले कभी जो है बाहर गया था, अफ्रीका गया था एक मजदूर के तौर पर। गिरमिटिया मजदूर या इंडेंचर्ड लेबरर एक तरह से उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबरर कहते हैं, अनुबंधित मजदूर कहते हैं, जिसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहीं दूसरे देश में ले जाया जाता है, कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि उतने समय तक वहाँ पर वो रहेगा, उससे पहले वह स्थान नहीं छोड़ सकता, अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ सकता। तो बाबा रामचंद्र जो है स्वयं एक इंडेंचर्ड लेबरर या गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। अब ये जो बाबा रामचंद्र थे ये अवध के थे और अवध में इन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। खुद भी किसान थे और इन्होंने उस समय जो किसानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादतियां होती थी उसका विरोध किया। और ये जो जुल्म ज्यादतियां होती थी किसानों के ऊपर, उनके कई रूप थे। जैसे बेगार ली जाती थी किसानों से। अलग से 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेगार। तो बेगार इज ए वर्क विदाउट पेमेंट, है ना, बिना भुगतान किए गए अवेतनिक कार्य को हम बेगार कहते हैं, जिसमें वेतन नहीं दिया जाता, जिसमें पगार नहीं दी जाती, तनख्वाह नहीं दी जाती। तो किसानों को बड़े जमींदारों के यहाँ, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ बेगार करनी पड़ती थी, जिसका किसान विरोध कर रहे थे, बाबा रामचंद्र भी विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार था, बोझ था, हाई रेंट्स का। अब जो पीजेंट्स थे इनकी अपनी जमीन, कुछ के पास, बहुत सारे लोगों के पास अपनी जमीन थी ही नहीं, तो ये भूमि जो है किराए पे लेते थे। अब ये जो किराया था ये बहुत ज्यादा था और वो इसका विरोध कर रहे थे किसान। ठीक है, वो चाहते थे कि ये किराया माफ हो जाए। अब जब देश के अंदर आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन में ये भी शामिल हो गए अपनी आकांक्षा के साथ कि शायद हमें भी इस आंदोलन से लाभ होगा, हमें भी इस आंदोलन से फायदा मिलेगा। अब वो फायदा क्या होगा, वो फायदा स्वराज के रूप में इनको मिलेगा या इनका स्वराज का मतलब क्या था वो हम बताएंगे थोड़ा आगे। कई तरह के सेस थे। सेस कर होते हैं, टैक्सेस होते हैं और उन टैक्सेस को भी, जैसे चौकीदारी कर होता है और दूसरे कर होते हैं, उन करों का भी विरोध कर रहे थे किसान। तभी नेहरू जी की विजिट होती है। नेहरू जाते हैं, अवध जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, और वो वहाँ पर किसानों से मिलते हैं। वहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है और उसमें किसानों की जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों को शामिल करके आंदोलन चलाया जाता है और किसानों को उसके साथ जोड़ा जाता है, आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। इसके साथ ही दूसरा जो इसमें मुद्दा है वो है तालुकेदार्स का, है ना, और
और ये तालुकेदार थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो हिली एरिया था, जिसे गुडम हिल कहते हैं, उस गुडम हिल वाले क्षेत्र में जनजाति रहते थे, कुछ जनजातीय समुदाय के लोग रहते थे। और उन जनजातीय समूह का जो नेता था वो था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन जनजाति लोगों को भी काफी समस्याएं थी, परेशानियां थी। जनजातीय लोग ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं। पहाड़ी एरिया था, वो वन क्षेत्र था, और वहाँ पर सरकार ने एक तरह से उनको रोक लगा रखी थी कि वो किस जंगलों में नहीं जाएंगे, वहाँ शिकार नहीं करेंगे, लकड़ी नहीं काटेंगे, इस तरह की बातें थी। लोगों के ऊपर, जो जनजातीय किसान थे उनके ऊपर कई सारी पाबंदियां थी। तालुकेदार और जो मर्चेंट्स थे वो भी इन लोगों को काफी परेशान करते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने कुछ तालुकेदार और कुछ मर्चेंट्स के ऊपर, व्यापारियों पर हमला कर दिया। ठीक है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो फॉरेस्ट एंट्री पर बैन लगाया गया था उसका विरोध किया। अब लोग जो है जंगलों में जाने लगे। तो ये सब इसी आंदोलन के तहत हो रहा। वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उनको भी नई आशा की किरण दिखाई दी कि महात्मा गांधी, उन्हें भी पता चल गया कि महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उन्हें भी अपने लिए अच्छा होने का एक स्वप्न उनके मन में भी जागा कि भाई हमारे भी दिन अच्छे आने वाले हैं। 4 वीजेंट्स। अब देखिए भाई, इन किसानों के लिए, इन जनजातीय लोगों के लिए स्वराज का क्या मतलब था? क्योंकि जो टॉपिक का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि स्वराज मीन्स डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। स्वराज का अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग मतलब था, उसका अलग अलग महत्व था। सीताराम अल्लूरी के बारे में कुछ 2-4 बातें और करते हैं कि सीताराम अल्लूरी अपने आप को वो स्वयं अपने आप को ये घोषणा कर रखी थी कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसके पास, और वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है। इस तरह से लोगों को इसने अपने साथ लगा करके अपना अनुयायी बनाया हुआ था। इसका एक बहुत बड़ा नाम था उस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के एरिया में। लेकिन सरकार के साथ जब संघर्ष होता है तो जब इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई इस आंदोलन का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का किसानों के लिए क्या मतलब था कि व्हाट डिड स्वराज मीन फॉर पीजेंट्स, व्हाट डिड स्वराज मीन फॉर ट्राइबल्स। तो सिंपल है इसका उत्तर कि किसानों के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ यही था कि उनकी बेगारी व्यवस्था समाप्त हो जाए, उनका जो बेगार है वो छूट जाए, जो उन्हें बिना वेतन के काम करना पड़ता है, मुफ्त में काम करना पड़ता है, उसका वेतन नहीं मिलता, उसका तनख्वाह नहीं मिलती, वो खत्म हो जाए। और उनका जो रेंट है, उनका जो किराया है और जो दूसरे टैक्सेस हैं वो कम हो जाए। यही जो है किसानों के लिए स्वराज का मतलब था। सो फॉर पीजेंट्स द एंड ऑफ बेगार एंड लोअरिंग रेंट और टैक्सेस वाज फ्रीडम। जहाँ तक ट्राइबल्स की बात है तो ट्राइबल्स के लिए फ्रीडम का मतलब था
कि उन्हें जंगलों में जाने की अनुमति मिल जाए। जो फॉरेस्ट एंट्री है, फॉरेस्ट एंट्री खुल जाए, फॉरेस्ट में एंटर करने की परमिशन मिल जाए। ठीक है, यही उनके लिए स्वराज का मतलब था। अब स्वराज इन प्लांटेशंस, प्लांटेशंस का मतलब है टी गार्डन्स। यहाँ प्लांटेशन का मतलब टी गार्डन से है, चाय के बागान। और आसाम का यहाँ पर जिक्र है, आसाम की चर्चा है, क्योंकि चाय के बागान आसाम में ही है बड़े मुख्य तौर पर। तो उन चाय के बागानों में बहुत सारे मजदूर रहते थे और वो मजदूर काम करते थे वहां। और सरकार ने एक कानून बनाया था बहुत पहले। कानून था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1851, अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859। और इस अधिनियम के तहत प्लांटेशंस में या चाय के बागानों में मजदूरों को ले जाया गया था और उन्हें वहीं रखा गया था। और इस आंदोलन के तहत जब लोगों को पता चला कि देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, तो वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो मजदूर थे वो बड़े परेशान थे। वो इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत चाय के बागानों को छोड़ नहीं सकते थे, अपने घर नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर बैन था। एक तरह से वो बंधुआ मजदूर थे वहां पर, वो बॉन्डेड लेबर, जो जा नहीं सकते थे, अपने घर नहीं जा सकते थे। तो इस आंदोलन से उन्हें भी एक राहत, एक तरह से एक नया, उन्हें भी एक इसमें कुछ सवेरा उनके लिए होता हुआ दिखाई दिया कि हमारे लिए भी कुछ समय अब बदलने वाला है, हमारे लिए भी शायद कुछ फायदा होगा, क्यों ना हम भी इस यज्ञ में, महायज्ञ में अपनी आहुति दें, अपनी आहुति डालें। तो वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने उन बागानों को छोड़ दिया। वो वहां से भाग गए, अपने गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो रेल कोलकाता में और दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे शहरों में रेलवे स्ट्राइक थी, रेल हड़ताल थी। रेल के जो मजदूर थे या जो कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल कर रखी थी और रेल चल नहीं रही थी। अब वो घर कैसे जाएंगे? तो वहीं स्टेशनों के आसपास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वापस फिर से वो बागानों में ले गए। तो ये था प्लांटेशन में या चाय के बागानों में या और दूसरे जो पहाड़ी क्षेत्र, उनमें स्वराज का क्या मतलब था लोगों के लिए। तो उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि उन्हें इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि वो अपने घर जा सकें, कभी भी आ जा सकें, उन्हें पूरी इस तरह की आज्ञा हो, परमिशन हो, काम करने की उनकी मर्जी हो, जब चाहे तो काम करें, जब चाहे अपने घर जाएं। इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो यही उनके लिए स्वराज था। तो इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि Thank you for watching this PPT video. If this video has helped you to understand the National Freedom Movement, please like it and share it. Thank you once again.